थोड़ा बहुत प्यार था तो वो सिर्फ रिया की वजह से। शशांक रिया को बहुत प्यार करते थे। सबसे बड़ी बात जो मुझे खटकती थी वो ये कि शशांक ने अपने घर जाना बंद नहीं किया था। सप्ताह में वो 3-4 चक्कर लगा ही लेते थे और उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी कर देते थे। ये बात मुझे पता चल गई थी। चिढ़ भी बहुत छूटती थी। हम दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ था और मैं अपने लिए असुरक्षा भी महसूस कर रही थी। पर मुझे ही चुप होना पड़ता था। मेरे तो मायके के दरवाजे भी बंद थे। कहाँ जाती? रिया कभी कभी कुछ सवाल करने लग गई थी, पर हम उसे बहलाकर शांत कर देते थे। इस उलझी हुई जिंदगी में अब कोरोना ने लंबी छलांग लगा दी थी। हर जगह कोरोना का खौफ छा गया था। नवंबर में शशांक की बुआ के लड़के की शादी थी। मैंने शशांक को शादी में जाने से मना कर दिया था और अपने डरपोक स्वभाव की वजह से वो मान भी गए। दिसंबर में एकाएक पता चला कि शशांक के पापा और सुरभि को कोरोना हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों बच्चे नौकरानी के भरोसे थे। मैंने तो उनके प्रति आंखें मूंद ली। साथ ही शशांक को भी समझा दिया, देखो ये बहुत खराब बीमारी है। बात करने से या पास जाने से ही आदमी को कोरोना की चपेट में आ जाता है। वैसे भी चिंता की क्या बात है, घर की नौकरानी संभाल रही है ना, और बच्चे भी अब 12-13 साल के हैं और मम्मी भी घर में है ना। सच में अपनी कायर प्रवृत्ति की वजह से घबराकर शशांक ने अपने घर की तरफ रुख भी नहीं किया और शशांक की इसी आदत की वजह से अब मेरा मन कुढ़ता था। वो कोई भी फैसला लेने में हिचकिचाते थे। ना वो सुरभि को छोड़ पाए और ना ही मुझे पूरी तरह से अपना पाए। अब तो मुझे बहुत अफसोस होता था कि कैसे अपने फैसले से मैं खुद ही मझधार में फंस गई। रिया के स्कूल में भी पापा की जगह मैंने शशांक का नाम बड़ी मुश्किल से लिखवाया था। जिंदगी में धीरे धीरे एक सन्नाटा सा छाने लगा था। हमारी आपस की बातचीत भी कम होती जा रही थी। 13 अप्रैल का दिन था। सुबह जब 8 बजे तक शशांक अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो मैंने पास जाकर देखा। खांसी चल रही थी। हाथ लगाया तो बदन गर्म लगा। मैं एकदम से घबरा गई। ये तो कोरोना के लक्षण लग रहे हैं। अभी तक हमने वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। बुखार देखा तो पूरा 101 डिग्री था। ये देख मेरे तो हाथ पांव फूल गए। क्या करूं? फौरन गर्म पानी दिया। अब तो मुझे एक ही सहारा दिखा, शशांक के पापा। मैंने शशांक को फोन करने को कहा, पर पापा की शक्ति देखते हुए उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया। माँ का दिल पिघल गया। घबराना नहीं बेटा, और उन्होंने फौरन शशांक के पापा को फोन पकड़ा दिया। पापा ने कहा, घबराना मत, मैं भाप की मशीन भेज देता हूँ, भाप लेते रहना और मेरे कंपाउंडर को फोन करके कोरोना की जांच भी करवा लेना। और हाँ, सुरेश ड्राइवर के साथ डॉक्टर मेहरा के पास चले जाना। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। शशांक तो ज्यादा ही घबरा रहे थे। शशांक के घर से बार बार हाल चाल पूछने के लिए लगातार फोन आ रहे थे। शशांक ने धीरे से कहा, मम्मी दवा भी मंगानी है, तो चिंता मत कर, ड्राइवर को लिस्ट दे दे, मैं मंगवा दूंगी। थोड़ी हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, सिटी स्कैन भी करवा ले। मम्मी ने कई हिदायतें दे दी। दूसरे दिन शाम होते होते मेरी तबीयत भी ढीली हो गई। खांसी के झटकों से लग रहा था कि मुझे भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। सुबह तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। रिया को समझा बुझाकर मैंने दूसरे कमरे में भेज दिया। वो भी रोज कोरोना के बारे में सुनती थी, सो डरकर झट से दूसरे कमरे में चली गई। सुबह 8 बजे जैसे ही माँ का फोन आया तो शशांक ने कहा, मम्मी मेरा बुखार तो वैसा ही है, पर पायल को भी कोरोना हो गया है। अब तो ऑनलाइन ही नाश्ता खाना मंगवाना पड़ेगा। मम्मी ने एकदम चौंकते हुए कहा, कैसी बातें करता है पगले, तू खाने की चिंता मत कर, सुरभि तुम तीनों का खाना बनाकर ड्राइवर के साथ भेज देगी। और हाँ, डॉक्टर मेहरा से बात हो गई है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर मम्मी आके बोली, किसी भी चीज को मांगने में संकोच मत करना, जिस चीज की जरूरत हो लिस्ट बनाकर सुरेश को दे देना। मैं देख रही थी कि सुरभि दोनों समय मीठे नमकीन के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेज रही थी। खाते हुए मेरी आंखें अक्सर गीली हो जाती थी। इतना काम होते हुए भी सुरभि शशांक को रोज 2 बार फोन कर देती थी, बल्कि
उसने 2-3 बार मुझे भी तबीयत का मैसेज भेज दिया था। मुझे शर्मिंदगी और ग्लानि महसूस हो रही थी। 15 दिन बीत चुके थे, दोनों की तबीयत काफी संभल गई थी और साथ ही अब मेरे मन में बहुत उथल-पुथल मच गई थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि एक घर की खुशियों को छीनकर मुझे क्या मिला। मेरे पापा के घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। मेरे पापा मेरा गम लिए 2 साल बाद ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। ऐसे रिश्ते से ना तो मैं अपना करियर बना पाई, प्रगति के शिखर पर बैठा पाई, बल्कि सच पूछो तो एक होशियार डॉक्टर को मैंने कुपमंडूक बना दिया। समाज और परिवार से दूर होकर भी मुझे पत्नी का दर्जा भी नहीं मिला। रह रहकर मन सारे समय कचोटता था। मैंने भी किस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई जो हरा भरा और फूलों से लदा था। मेरे मन ने कहा, अरे पगली, प्यार का मतलब तो होता है सामने वाले की खुशियाँ, और तूने तो शशांक के चेहरे की रौनक और उत्साह ही खत्म कर दिया, आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद कर दिया। पायल, अब तू कुछ ऐसा कर कि शशांक का घर फिर से हरा भरा हो जाए और तू स्वयं भी अपनी जिंदगी सही ढंग से जी सके। मेरा मोह भंग हो चुका था। कुछ सोचकर मैंने दृढ़ता से अपनी बड़ी बहन छाया को फोन किया, जो दिल्ली में रहती थी और मेरी हमदर्द थी। दीदी, मेरा इस शहर में अब दम घुटता है। यदि मैं आपके शहर में आ जाऊं तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? मैंने झिझकते हुए कहा। मेरी बहन एकदम से बोल पड़ी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पायल, ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। कुछ दूरी पर यहाँ 2 महीने पहले ही एक नया कॉलेज खुला है। तेरे जीजा जी की पहचान भी है और फिर तेरी तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, तुझे तो जरूर ही रख लेंगे। ठीक है, मैंने चहकते हुए कहा। रिया को भी वहीं स्कूल में भर्ती करा दूंगी। मुझे पैकिंग करते देख शशांक ने संशय से पूछा, कहीं जा रही हो क्या? मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, देखो शशांक, मैं तुम्हारी जिंदगी में एक मृग तृष्णा बनकर आई थी। अब इस दोहरी जिंदगी का बोझ हम खत्म कर दे तो दोनों के लिए अच्छा है। अटैची बंद करते हुए मैंने आगे कहा, तुम इसे एक बुरा सपना समझकर भुला देना और अपने घर लौट जाना। वहाँ अभी भी तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मैं भी नई खुशियाँ बटोरने की कोशिश करूंगी। फिर कुछ मिनट रुककर मैंने कहा, मैं सुरभि और तुम्हारे बच्चों की गुनहगार हूँ। शायद अब वो मुझे माफ कर सके। लगा कि शशांक भी इस जिंदगी से उकता गए थे, इसीलिए बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।